देखिए, पूरी दुनिया को जीवन का उजाला देने वाले सूर्य भारत के धार्मिक या आध्यात्मिक सांस्कृतिक या धुरी है। और यही वजह है कि अयोध्या से लेकर उड़ीसा तक भव्य मंदिरों में सूर्यदेव का महत्व दर्शाया गया है। शुभ समाचार में सबसे पहले बात करेंगे उड़ीसा के कोणार्क मंदिर की। गुड न्यूज़ ये निकल कर आई है कि भगवान सूर्य को समर्पित इस मंदिर की पुरानी चमक लौटने वाली है। 122 साल बाद यहाँ गर्भगृह खुलने का रास्ता अब साफ हो गया। 1903 में ब्रिटिश सरकार ने मंदिर की संरचना को मजबूत करने के इरादे से मंदिर के गर्भगृह को रेत और पत्थरों से सील कर दिया था, लेकिन अब एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने गर्भगृह से रेत हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कोशिश जाहिर तौर पर यही है कि मंदिर को नुकसान पहुंचाए बिना गर्भगृह को खोला जाए और गर्भगृह की आंतरिक स्थिति जानने के लिए लेजर स्कैनिंग और रोबोटिक कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उम्मीद यही है कि बहुत जल्द श्रद्धालु उस प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर के गर्भगृह के दर्शन कर सकेंगे। कोणार्क सूर्य मंदिर के गर्भगृह का रास्ता मिल गया है। 9 मीटर की ड्रिलिंग के बाद सूर्य मंदिर के गर्भगृह का रास्ता मिल गया है, जिसकी जानकारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी एएसआई ने दी है। मंदिर की दीवारों की स्थिति जानने के लिए 17 इंच की कोर ड्रिलिंग की जा रही थी। मंदिर के पश्चिम दिशा की पहली पिंडी पर 16 इंच की पाइप से 9 मीटर तक नो वाइब्रेशन ड्रिलिंग की गई थी। 8 मीटर तक पत्थर और उसके बाद रेत निकल आई। 8 मीटर तक पत्थर मौजूद होने से ये साफ है कि मंदिर पूरी तरह सुरक्षित है। अब आगे वैज्ञानिकों के जरिए इसका परीक्षण होगा और फिर रेत निकालने की प्रक्रिया की जाएगी। 13वीं शताब्दी में बने कोणार्क के इस सूर्य मंदिर के गर्भगृह को 1903 में ब्रिटिश प्रशासन ने संरचनात्मक कारणों से रेत और पत्थर से भरकर सील कर दिया था। तब से लेकर अब तक पूरे 122 सालों तक ये मंदिर बंद रहा। अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने कल गर्भगृह में भारी रेत को हटाने की प्रक्रिया पारंपरिक विधि विधानों के साथ शुरू कर दी है। इसके लिए एएसआई की वैज्ञानिक टीम ने गर्भगृह के प्रथम मंडल के पश्चिमी हिस्से में 4 बाय 4 फुट की एक सुरंग बनाई, जिसके माध्यम से रेत हटाने का काम शुरू किया गया। इस प्रक्रिया के साथ साथ मंदिर की दीवारों की मजबूती और स्थिति का आकलन करने के लिए 17 इंच की कोर ड्रिलिंग भी की जा रही है। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य कोणार्क सूर्य मंदिर के गर्भगृह को बहाल करना है, जिससे इसके ऐतिहासिक महत्व को संरक्षित किया जा सके और आने वाली पीढ़ी के लिए इसे सुरक्षित रखा जा सके। एएसआई का लक्ष्य न केवल रेत हटाना है, बल्कि मंदिर की संरचनात्मक अखंडता को बनाए रखते हुए इसकी प्राचीन सुंदरता को फिर से जीवंत करना भी है। परियोजना में उपयोग की जा रही तकनीकें और प्रक्रियाएं प्राचीन विरासत को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए सावधानी पूर्वक चुनी गई है। एएसआई का लक्ष्य कोणार्क सूर्य मंदिर को उसकी खोई हुई महिमा वापस दिलाना है और इसे भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के एक महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में स्थापित करना है। ये प्रक्रिया न केवल एक पुरातात्विक खुदाई है, बल्कि ये इतिहास, वास्तुकला और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक अहम अध्ययन करना भी है, जो इस प्राचीन मंदिर के रहस्यों को उजागर करने और उसकी स्थायी विरासत को संरक्षित करने में मदद करेगा। इस परियोजना की सफलता न केवल कोणार्क सूर्य मंदिर के लिए, बल्कि भारत की सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए भी एक मील का पत्थर साबित होगी। कोणार्क से अजय कुमार नाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ओडिशा का कोणार्क सूर्य मंदिर जितना भव्य है, उतनी ही खास है इसके इतिहास से जुड़ी जानकारी। कोणार्क सूर्य मंदिर पूरी शहर से 35 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने 1250 ईस्वी में इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। बिल्कुल गुंजन, देखिए सूर्यदेव को समर्पित इस मंदिर को स्थानीय लोग
विरंची नारायण के रूप में पूजते हैं। देश के बहुत प्रसिद्ध मंदिरों में से एक कोणार्क मंदिर को 1984 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी थी। 10 रुपए के नोट पर भी कोणार्क मंदिर को दर्शाया जाता है। इस मंदिर की कलिंग वास्तुकला इसे बेहद दुर्लभ बनाती है। मंदिर परिसर विशाल पहियों और ऊंचे घोड़े वाले रथ के आकार का है। गुड न्यूज ये निकल कर आई है कि इस ऐतिहासिक मंदिर के गर्भगृह को बहाल करने का काम अब जारी है। एएसआई तमाम एहतियात के साथ खुदाई के काम में जुटी हुई है। 9 मीटर की ड्रिलिंग के बाद गर्भगृह का रास्ता मिल चुका है। देखिए, आध्यात्म के प्रकाश से अब आपको उत्सव के प्रकाश की ओर लिए चलते हैं सीधे। अब बात करेंगे दिवाली की। आपको लग रहा होगा कि जब दिवाली अक्टूबर में बीत गई तो भला अब इसकी बात क्यों हो रही है। दरअसल आज पूरी दिल्ली को दिवाली के रंगों में सजाया जाएगा। लाल किले और चांदनी चौक समेत ऐतिहासिक और सरकारी इमारतें दियों और लाइटिंगों से सराबोर है। यानी आज एक बार फिर से दिवाली जैसा माहौल देखने को मिलेगा। संस्कृति मंत्रालय के निर्देश के अनुसार केंद्र और दिल्ली सरकार की ओर से विशेष रोशनी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ये आयोजन जो है यूनेस्को की इंटर गवर्नमेंटल कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक के चलते किया जा रहा है, जो 8 से 13 दिसंबर तक दिल्ली के लाल किले में आयोजित हो रही है। भारत सरकार ने मार्च 2024 में दिवाली को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव यूनेस्को को भेजा था। इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए यूनेस्को इंटर गवर्नमेंटल कमेटी की बैठक चल रही है। भारत का प्रस्ताव इस बैठक के एजेंडे में 24वें स्थान पर है। सरकारी सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो ये है कि दिवाली को विश्व अमूर्त विरासत का दर्जा मिलने की पूरी संभावना है। इसी खुशी में आज देश भर के प्रमुख स्मारकों को दियों से सजाने की तैयारी की गई है। यूनेस्को की ये बैठक हर 2 वर्षों में आयोजित की जाती है। भारत की ओर से दलील दी गई कि दिवाली सिर्फ एक धार्मिक त्यौहार नहीं है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी है, जिसमें परिवारों का पुनर्मिलन, घरों की सफाई, बाजारों की सजावट और सामूहिक उत्सव शामिल है। अब तक यूनेस्को भारत की 15 परंपराओं और संस्कृतियों को विभिन्न श्रेणियों में विश्व धरोहर का दर्जा दे चुका है। देखिए, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से अगर विश्व धरोहर का और दर्जा मिल जाता है दिवाली को यूनेस्को की तरफ से, जो कि प्रस्ताव हिंदुस्तान ने दिया है, तो आज भव्य न सिर्फ सजावट की जाएगी और उसी की तैयारी हम आपको 2 तस्वीरों में दिखा रहे हैं। लाल किले पर भव्य सजावट की जा रही है। प्रस्ताव को अगर मंजूरी मिल जाती है तो यूनेस्को में दिवाली पर प्रस्ताव जो दिया गया है उसी की ये तैयारियां हैं, क्योंकि एक इतना बड़ा ये त्यौहार है कि जाहिर सी बात है कि यूनेस्को पूरी ऐसी संभावना है कि जल्द सहमति मिल जाएगी। चलिए अब बात मौसम की करते हैं। अब आपको लेकर चलते हैं पहाड़ों पर, जहां कुदरत की कलाकारी की चमक दिखते ही बन रही है। प्रकृति ने पहाड़ों का खूबसूरत श्रृंगार किया है। पहाड़ चांदी की तरह चमक रहे हैं। कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड से लेकर उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। उत्तराखंड में चमोली की नीति घाटी में -20 डिग्री तापमान होने से नदी और झरने जम गए हैं। इतनी ठंड है कि पानी भी बहना भूल गया है, लेकिन इस नज़ारे का इतना आकर्षण है कि सैलानी खुद को यहाँ आने से रोक नहीं पा रहे। एक बड़ी वजह छोटा अमरनाथ कहे जाने वाली गुफा में प्राकृतिक तौर पर बना शिवलिंग भी है, जिसके दर्शन के लिए लोग लगातार जा रहे हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी हुई तो मैदानी इलाकों में ठंड का असर बढ़ गया। उत्तर भारत में सर्द हवाएं चल रही हैं, जिसने ठंड तो बढ़ाई, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि हवा से धुंध के बादल थोड़े छटे हैं। तस्वीरें हैं उत्तराखंड में चमोली जिले की, भारत चीन सीमा पर बसी नीति घाटी की, जहां पारा -20 डिग्री सेल्सियस जा चुका है। देख सकते हैं पहाड़ी चोटियों पे बर्फबारी का दौर अब शुरू हो रहा है। वहीं नीति घाटी में लगातार माइनस में तापमान जा रहा है। लगभग -20 डिग्री तक यहाँ पे तड़के सुबह का तापमान जो है वो पहुंच रहा है। ऐसे में अब पहाड़ी जो है जहां पानी गिरता है, टपकता पानी है, वो पूरी तरह से फ्रीज हो चुका है। बगल में बह रही धौली गंगा, और धौली गंगा का जो किनारा है वो भी धीरे धीरे जमता हुआ दिखाई दे रहा है।
उत्तराखंड में ये हिमालय की अमल धमल चोटियां हैं, जिनके बेहद करीब इस घाटी में नदी नाले झरने कुछ नजर नहीं आते। आए भी कैसे? सब कुछ सफेद बर्फ में तब्दील जो हो चुका है। नीति घाटी में लगातार बढ़ती ठंड के चलते जो बहता पानी है, यहाँ पे जो बहता नाला है, इसकी तस्वीर देख सकते हैं। पूरी तरह से नाला फ्रीज हो रहा है, पानी पत्थर बन रहा है। पूरे नाले में ऊपर से लेकर नीचे तक जहाँ तक नज़र घुमाए वहाँ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नज़र आ रही है। लगातार लुढ़कते पारे के बीच नीति घाटी अपने आप में बेहद खूबसूरत दिखाई दे रही है, लेकिन ठंड भी उतनी ही परेशान करने वाली यहाँ पे है। दूर से देखिए तो नीति मलारी घाटी किसी बर्फीले रेगिस्तान सी दिखती है। बर्फबारी नहीं हुई, लेकिन दूर दूर तक सफेद चमकती हुई बर्फ नजर आती है, कहीं नदी की शक्ल में तो कहीं पहाड़ों से लटकी हुई मीनार की तरह। चमोली का ये इलाका वीरान नहीं, बड़ी तादाद में गांव हैं, पर बाशिंदे कुछ दिन पहले ही नीचे के इलाकों में जा चुके हैं। असल में जब सर्दी आती है तो हर साल ऐसे हालात होते हैं। हाँ, लेकिन -20 डिग्री सेल्सियस में भी सेना के जवानों ने यहाँ मोर्चा संभाला हुआ है। अभी तो दिसंबर की शुरुआत है और यहाँ ये हाल है कि पानी की बूंद दिखाई नहीं देती, जैसे पूरा माहौल ही जम चुका है। जो सैर सपाटे को आए हैं उनके लिए ये अनुभव अनोखा है। हैदराबाद से आए हैं, नीति घाटी के लिए आए थे स्पेशली। औली भी गए थे, वहाँ भी बहुत अच्छा लगा। औली में भी बर्फ नहीं हुई है, लेकिन आज लग रहा है यहाँ पे आके बर्फ भी गिरेगी। बहुत अच्छा लग रहा था, स्नोफॉल वगैरह बहुत अच्छा होता है यहाँ पर भी। नीति घाटी में जिधर देखेंगे कुदरत का कमाल दिखेगा, लेकिन इस समय यहाँ आने वाले सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र है छोटा अमरनाथ। नीति गांव के पास टिम्मरसेन महादेव में बाबा बर्फानी विराजमान हो चुके हैं। दूर से ही भोलेनाथ की बर्फीली जटाएं नजर आती हैं। छोटा अमरनाथ कहे जाने वाला 6 महीने भोलेनाथ यहाँ पे बर्फ के विराजमान रहते हैं। गुफा में अब भोलेनाथ ने अपनी बर्फीली जटाएं बिखेर दी हैं। भोलेनाथ यहाँ पे विराजमान है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे ठंड शुरू होती है, यहाँ पे पानी जो गिरता रहता है, टपकता रहता है, वो धीरे धीरे जमना शुरू होता है और पूरी गुफा बाबा बर्फानी के रूप में इसे यहाँ के लोग छोटा अमरनाथ, नीति महादेव, टिम्मरसेन महादेव अलग अलग नामों से कहते हैं, लेकिन इसे छोटा अमरनाथ भी कहते हैं। ऐसे में अब ये गुफा धीरे धीरे भोलेनाथ बाबा बर्फानी के रूप में विराजमान हो रही है। लोग आ रहे हैं, यहाँ पे ITBP मौजूद रहती है, सेना मौजूद रहती है, हर कोई यहाँ पे आता है, दर्शनों के लिए आ रहा है। पहाड़ी पर बनी इस गुफा में हर तरफ जमी हुई बूंदों ने आस्था का शिलालेख लिखा है। यहीं भोलेनाथ का मंदिर और शिवलिंग है। गर्मियों में गांव वाले पूजा अर्चना करते हैं, पर सर्दियों में भी जब बाबा बर्फानी विराजमान होते हैं तो पूजा अर्चना का सिलसिला रुकता नहीं। बड़ी तादाद में सैलानी हर साल यहाँ आते हैं। जैसे ही हम इस घाटी में अंदर पहुंचे तो यहाँ पे देख के आप एकदम अभूतपूर्व हो जाएंगे। एकदम आपको विश्वास नहीं होगा कि आप इन पहाड़ियों के बीच में जो झरने हैं, जो जमे हुए हैं, फिर भी बाबा की कृपा देखिए, हम इन झरनों से होते हुए यहाँ से ऊपर आए और फिर भी हमको कोई ठंडा नहीं लग रहा है, और ये बाबा का एक आशीर्वाद है। पहली बार ऐसे दर्शन करने मिल रहे हैं। हम तो गुड़गांव से आए थे, तो वहाँ की हवा में तो खराबी है ही, यहाँ शुद्ध हवा है एकदम। जोशीमठ से करीब 80 किलोमीटर दूर इस नीति गांव में ये गुफा अपने आप में चमत्कार है, जहां नवंबर से अप्रैल तक बाबा बर्फानी के रूप में भोलेनाथ विराजमान रहते हैं। लेकिन ऐसी कड़ाके की ठंड में भी शिव भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं। चमोली के पहाड़ी इलाकों में अभी तक बर्फबारी नहीं हुई, लेकिन मंगलवार सुबह से मौसम ने रुख बदला है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ गिरनी शुरू हो गई है। जाहिर है इसके बाद ठंड और बढ़ने वाली है। पहाड़ों पर बर्फ गिरने के बाद निचले इलाकों में भी पारा लुढ़केगा और बर्फबारी बारिश के बाद लोगों के लिए चुनौतियां भी बढ़ेंगी। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको लिए चलते हैं गिर के जंगलों की सैर पर, जहां से एक शानदार तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे जंगल का राजा अपने बच्चों को कठिन परिस्थिति से गुजरना सिखाता है। वन विभाग के मुताबिक ये वीडियो
गिर फॉरेस्ट के कमलेश्वर डैम के पास का है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक शेरनी अपने 2 शावकों को बहते हुए झरने के बीच से सुरक्षित निकालना सिखा रही है। वीडियो में शेरनी आगे आगे चलती है और उसके पीछे दोनों छोटे शावक। पानी तेज बह रहा है, कई बार शावक गले तक पानी में रुक ही जाते हैं, लेकिन मां की ओर देखते ही हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ते हैं। ऐसी तस्वीरें आमतौर पर कैमरे की नजर में नहीं आ पाती, लेकिन गिर से आई तस्वीर आज लोग देख रहे हैं। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं फिल्मी दुनिया में, जहां रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर भारत ही नहीं पाकिस्तान में भी गदर मचा रही है। आदित्य धर की कसी हुई कहानी की तारीफ हो रही है। साथ ही जिस तरह उन्होंने लुधियाना के खेरा गांव को कराची की तहसील ल्यारी को जैसा दिखाया है, उसे भी सराहा जा रहा है। खासतौर पर पाकिस्तान में धुरंधर की तारीफ में कसीदे पड़े जा रहे हैं। यानी धुरंधर केवल हिंदुस्तान में ही लोगों के दिलों पर राज नहीं कर रही, बल्कि फिल्म का जलवा पाकिस्तान में भी है। वहीं फिल्मी दुनिया में एक और गुड न्यूज़ ये है कि बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने एक खास उपलब्धि हासिल की है। उनका नाम न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खास सूची में शामिल हुआ है। सबसे बड़ी बात, इस सूची में शामिल शाहरुख इकलौते भारतीय हैं। शाहरुख का नाम न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा जारी साल 2025 के 67 सबसे स्टाइलिश लोगों की सूची में आया है। इस लिस्ट में अलग अलग इंडस्ट्री के दुनिया भर के कई दिग्गजों के नाम शामिल हैं। चल रही है। फिल्म की तमाम क्लिप्स वायरल हैं। रणवीर सिंह से लेकर अक्षय खन्ना, संजय दत्त सभी अपनी दमदार एक्टिंग की वजह से छाए हुए हैं। जो मंगलवार बॉक्स ऑफिस के लिहाज से ठंडा माना जाता है, उस दिन भी धुरंधर कमाई के मामले में धुरंधर साबित हुई। जिस तरह से फिल्म पर लोगों का प्यार बरस रहा है, उससे लगता है कि इस हफ्ते ये फिल्म 400 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी। धुरंधर केवल हिंदुस्तान में ही लोगों के दिलों पर राज नहीं कर रही है, बल्कि फिल्म का जलवा पाकिस्तान में भी है। वहां धुरंधर को जमकर तारीफें मिल रही हैं। पाकिस्तान में चर्चा सबसे ज्यादा उस ल्यारी की है जिसे फिल्म में आदित्य धर ने हूबहू पर्दे पर उतार दिया है। पर्दे पर ल्यारी को देखकर खुद कराची वाले भी दंग हैं। यहीं के रहने वाले एडवोकेट और राइटर सादिक सुलेमान का एक इंटरव्यू चर्चा में है, जिसमें उन्होंने धुरंधर की तारीफ में जबरदस्त कसीदे पढ़े हैं। पाकिस्तानी इस बात से हैरान है कि जिस कराची की ल्यारी की उन्होंने अब तक कहानियां भर सुनी है, उसे एक हिंदुस्तानी डायरेक्टर ने बखूबी पर्दे पर कैसे उतार दिया। कराची में रहने वाले सादिक सुलेमान ने इंटरव्यू में जो बात बताई है, वो बड़ी दिलचस्प है। उन्होंने कहा है कि ये फिल्म कमाल की है। कराची का नागरिक होने के तौर पर मैं ये फिल्म इसी उम्मीद के साथ देखने गया था कि इसमें भी आम बॉलीवुड फिल्मों जैसा अतिरेक होगा, मगर जिस बारीकी और समर्पण से उन्होंने मेरे शहर को दिखाया है, वो देखकर मैं हैरान रह गया। धुरंधर के ट्रेलर के बाद से ही पाकिस्तान में इस फिल्म को लेकर खलबली मची हुई है। वहाँ के लोगों को यकीन नहीं था कि कोई हिंदुस्तानी कराची की गलियों की कहानी और उसके इलाके को इतनी बखूबी तरीके से पर्दे पर उतार सकता है। अपने इंटरव्यू में कराची में रहने वाले सादिक सुलेमान कहते हैं कि फिल्म के कुछ अहम सीन मैंने अपने पेरेंट्स को भी दिखाए, वो भी इसे देखकर हैरान रह गए। 60 के दशक में वो खरादार और मीठादर में रहे हैं। ये वो कस्बे हैं जो ल्यारी से लगे हुए हैं और इसलिए वो ल्यारी के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। उन्होंने भी कंफर्म किया कि फिल्म की सेट डिजाइन और माहौल हूबहू ल्यारी जैसी है। मीठादर, खरादर और चाकीवारा को इतने परफेक्शन से दिखाने के लिए धुरंधर काबिले तारीफ है। बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर ने जिस धमाके के साथ अपना सफर शुरू किया है, उसकी धमक अभी लंबी रहने वाली है। फिल्म कमाई का कैसा और कितना बड़ा रिकॉर्ड बनाएगी, ये सामने आना बाकी है। लेकिन जिस तरह से धुरंधर ने कराची की तहसील ल्यारी को पर्दे पर रिक्रिएट किया है, उसके बाद तो पाकिस्तान वाले भी आदित्य धर की डिटेलिंग के फैन बन गए। और शाहरुख खान ने एक खास उपलब्धि हासिल कर ली है। उनका नाम न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खास सूची में शामिल कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इस सूची में शामिल शाहरुख इकलौते भारतीय हैं। शाहरुख का नाम न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा जारी साल 2025 के 67 सबसे स्टाइलिश लोगों की सूची में आया है। इस लिस्ट में अलग अलग इंडस्ट्री की दुनिया पर कई दिग्गजों के नाम शामिल हैं। किंग ऑफ रोमांस शाहरुख खान ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। 60 साल की उम्र में भी एसआरके की स्टाइल और स्वैग का कोई जवाब नहीं। यही वजह है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने साल 2025 की 67 सबसे स्टाइलिश हस्तियों की लिस्ट जारी की। और सोचिए, उसमें भारत से सिर्फ एक ही नाम है और वो है शाहरुख खान।
दरअसल इस साल की शुरुआत में हुए मेट गाला में एसआरके का लुक सबका दिल जीत ले गया था। काले रंग के आउटफिट में सब्यसाची के डिजाइन और गले में चमकता हुआ के का क्रिस्टल लॉकेट। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया से लेकर फैशन वर्ल्ड तक हर कोई एसआरके स्टाइल का दीवाना हो गया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिस्ट में एसआरके के नाम के साथ एक खास नोट भी लिखा है। वो ये है कि एसआरके जो दुनिया के सबसे बड़े एक्टर में से एक हैं, मेट गाला में पहली बार पहुंचे और अपने स्टाइल से सबका ध्यान खींच लिया। हालांकि न्यूयॉर्क की इस लिस्ट में मनोरंजन, खेल, बिजनेस और राजनीति जैसे कई क्षेत्रों के बड़े नाम शामिल हैं, लेकिन एसआरके केवल भारतीय सितारे हैं जिन्होंने इस लिस्ट में जगह बनाई है। फिलहाल एसआरके का जलवा जल्द सिद्धार्थ आनंद की फिल्म किंग में नजर आने वाला है। खास बात यह है कि इस फिल्म में उनके साथ उनकी बेटी सुहाना खान भी दिखेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब T20 क्रिकेट की बात कर लेते हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की सीरीज में पहला मैच टीम इंडिया ने अपने नाम कर लिया। इंडिया ने अफ्रीका को 175 रन का लक्ष्य दिया, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के आगे अफ्रीकी टीम ने एक तरह से सरेंडर कर दिया और 101 रन से मैच हार गए। एक 101 रनों की जीत के साथ शुभ शुरुआत। पांच मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त। कटक में खेले गए भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले T20 मैच में टीम इंडिया ने 101 रनों से एक तरफा जीत हासिल करके सीरीज का शुभारंभ किया है। इस महाजीत के साथ ही भारत ने 5 मैचों की T20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 176 रनों का टारगेट मेहमान टीम के सामने रखा था, लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम महज 74 रन के स्कोर पर ही ढेर हो गई। टीम इंडिया के इस महाविजय के हीरो हार्दिक पांड्या रहे, जिन्होंने बैटिंग और बॉलिंग दोनों में अपना शानदार जलवा बिखेरा। हार्दिक पांड्या ने 74 दिनों के बाद टीम इंडिया के लिए वापसी की और 59 रन की जबरदस्त पारी खेलकर टीम इंडिया को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। 12वें ओवर में जब हार्दिक बल्लेबाजी के लिए उतरे तो भारत की हालत ठीक नहीं थी। उस वक्त भारतीय टीम का स्कोर 78 रन पर 4 विकेट था, लेकिन हार्दिक ने 6 चौके और 4 छक्के लगाकर 59 रनों की नाबाद पारी खेली और 25 गेंदों में 50 जड़ दी। उनके इस पारी के दम पर भारत ने 175 रन बनाए। हार्दिक का जलवा गेंदबाजी में भी दिखा। हार्दिक ने 2 ओवर में केवल 16 रन दिए और 1 विकेट झटक लिया। T20 में विकेटों के शतक से अब वो केवल 1 विकेट ही दूर है। इस मैच की सबसे खास बात ये रही कि भारत का हर गेंदबाज प्रभावी रहा। कप्तान सूर्या ने इस मैच में 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया और सभी ने विकेट झटके। अर्शदीप को 2, बुमराह, वरुण और अक्षर को 2-2 विकेट मिले। हार्दिक और शिवम दुबे को 1-1 सफलता हाथ लगी। बुमराह ने इसी के साथ T20 करियर में 100 विकेट पूरे किए। तीनों फॉर्मेट में 100 से ज्यादा विकेट लेने वाले वो दुनिया के कुछ चुनिंदा गेंदबाजों में शामिल हो गए हैं। टीम इंडिया की 101 रनों की जीत कई मायनों में खास रही। 2 महीने बाद भारत को T20 वर्ल्ड कप खेलना है। इसके लिए भारत के पास अब सिर्फ 9 मैच बचे हैं, यानी तैयारियों के लिए हर मुकाबला अहम है। भारत को 4 मैच साउथ अफ्रीका के साथ खेलना है, जबकि न्यूजीलैंड के साथ जनवरी में 5 मैचों की T20 सीरीज खेलनी है। इसके बाद 7 फरवरी से वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा। उससे पहले भारत की ये जीत उसके मनोबल को बढ़ाने वाली है और अपनी तैयारियों को परखने वाली भी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जाहिर सी बात है, टीम इंडिया की निगाहें T20 वर्ल्ड कप पर टिकी हुई हैं। दक्षिण अफ्रीका के साथ 5 मैचों की श्रृंखला को वर्ल्ड कप की ड्रेस रिहर्सल के तौर पर देखा जा रहा है। खास बात देखिए इसमें ये है कि सीरीज में टीम इंडिया नई जर्सी में नजर आ रही है। देखिए नई जर्सी को लेकर क्या कहना है यंगिस्तान का। The 3 stripes are very loud and clear, but yeah, 2 stars आ गए इधर, तीसरे स्टार की तैयारी है। Having 3 stars and it's my dream. एक नंबर ऐसा। think it's look good. सबसे ज्यादा जो अच्छा लगा है ना ये यार, इधर इसके अंदर जो स्टार देख रहे हो ना, वो सबसे ज्यादा अच्छा लगा था। अरे
Super class jersey. The jersey is amazing. Very excited to wear this jersey. I think looks amazing. You know, I've always been very fascinated by all the time when we get a new jersey. That's also not bad. That's like Kung Fu. दुनिया में प्रेम, शांति और भाईचारे का संदेश देने वाले पर्व क्रिसमस की धूम अब दिखने लगी है। आपको ले चलते हैं केप टाउन, नाइजीरिया, रोम और एथेंस, जहां क्रिसमस की रोशनी से हर तरफ जगमग रोशनी नजर आएगी। सब और सेंटा क्लॉज भी गिफ्ट्स देने, मुस्कान बिखेरने के लिए निकल चुके हैं। क्रिसमस की रौनक चारों ओर छा रही है। केप टाउन के ब्रेकनफील्ड में एक घर क्रिसमस लाइट डिस्प्ले से सबको लुभा रहा है। ये हजारों क्रिसमस लाइट से सजा इस उत्सव का आकर्षण बन गया है। इस घर का बागीचा भी जगमगा रहा है और इसकी छत पर लगी प्रदर्शनी भी पर्यटकों को लुभा रही है। घर एलईडी स्ट्रिप्स, रोशन आकृतियों और एक बड़े क्रिसमस ट्री से जगमगा रहा है। घर से मैरी क्रिसमस और केप टाउन लिखे बोर्ड चमक रहे हैं, जो आसपास की सड़कों से दिखाई दे रहे हैं। मेहमान इस डिस्प्ले होम में घूमते हैं, तस्वीरें लेते हैं और कैरोल सुनते हैं। बच्चे खिड़कियों से क्रिसमस के दृश्यों और सजावट को देखते हैं, जिसमें एक स्नोमैन और फादर क्रिसमस की मूर्तियां शामिल है। यह छोटी शुरुआत के रूप में शुरू हुई थी और अब ये एक बड़े इवेंट में तब्दील हो गई है। बच्चे इधर उधर दौड़ते हैं, उन्हें अब बहुत पसंद है। हर कोई बस तस्वीरें लेना चाहता है। डेली रात 8 से 10 बजे के बीच इसे देखा जा सकता है। ये 30 दिसंबर तक खुला रहेगा। नाइजीरियाई लोग भी आर्थिक संकट के बीच क्रिसमस के लिए रोशन है। पेरू लागोस जगमगा उठा है, तो वहीं शहर के कुछ हिस्से रोशनी से चमक रहे हैं। लागोस की सड़कों पर रंग बिरंगे मेहराब और जगमगाती प्रदर्शनियां लगी हैं, जहां लोग रोशनी से जगमगाते बैकग्राउंड में तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। इटर्नल सिटी रोम में भी क्रिसमस का रंग दिख रहा है। यहाँ के पियाजा डेल पोपोलो में एक चमकदार क्रिसमस ट्री और वाया डेल कोर्सो की लोकप्रिय शॉपिंग स्ट्रीट पर रोशनी की एक सीरीज के साथ त्योहारी मौसम शुरू हो गया है, जिसे कैथोलिक पर्व कहते हैं। आठ दिसंबर का दिन पारंपरिक रूप से इटली में क्रिसमस की उल्टी गिनती की आर्थिक शुरुआत का प्रतीक है, जिसमें परिवार पेड़ों को सजाते हैं और शहर सजावट से जगमगा उठते हैं। इसे देखने आने वालों ने 20 मीटर ऊंचे देवदार के पेड़ के सामने तस्वीरें लेने का मौका नहीं छोड़ा, जो सुनहरे चांदी और लाल रंग के गहनों से सजा हुआ था और जिसके ऊपर एक चमकता सितारा लगा हुआ था। यहाँ पेड़ के साथ साथ वाया डेल कोर्सो में 5 लाख एलईडी गोलों से बने एक लाइट सिस्टम को जलाया गया, जिसने कैथोलिक पर्व की शान बढ़ा दी। एथेंस के कैंसर हॉस्पिटल में बच्चों को उपहार देने पहुंचे सेंटा क्लॉज। इसके लिए सेंटा हॉस्पिटल में अग्निशामक रस्सियों से नीचे उतरे और मरीजों को उपहार बांटने लगे। पहले तो सेंटा अग्निशामक रस्सियों के सहारे मरीजों के कमरों की बालकनी में उतरे और उन्हें तोहफे के साथ खुशियां भी दी। खुशियां बांटकर सेंटा इस उम्मीद के साथ चले गए कि इन मरीज बच्चों का अस्पताल में कभी क्रिसमस ना मने।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।